हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर। आज के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम अपनी एक नई लेक्चर सीरीज शुरू करने वाले हैं, टेंस। अब टेंस पे हम ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे जो हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं, या फिर ऐसे क्वेश्चंस जो आगे हमारे एग्जाम में पूछे जाएंगे, यानी क्वेश्चंस जो हमारे सिमिलर हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। अब टेंस के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। ऑल्दो मैंने इसको थ्योरी पार्ट में भी कवर करा है, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा टेंस के बारे में होता क्या है। देखिए, टेंस ग्रामर का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जो टाइम को लेकर डील करता है। अब आपको पता है टाइम एक फिजिकल क्वांटिटी है। अब उसको हम इंग्लिश में किस तरीके से यूज करते हैं। देखिए, टाइम को इंग्लिश में लिखने का कोई तरीका जो होता है ना, वो सिर्फ वर्ब के ऊपर डिपेंड करता है। अब वर्ब को समझ लीजिए क्या होता है। देखिए, वर्ब का मतलब होता है सब्जेक्ट के द्वारा जो भी एक्शन किए गए हैं या जो भी स्टेट है, ऐसे वर्ड्स जो सब्जेक्ट के स्टेट या एक्शन को डिफाइन करते हैं उन्हें हम वर्ब बोलते हैं। अब ये एक्शंस टाइम के अंदर होते हैं, या तो वो अभी इसी मोमेंट पे हो रहे हैं, या वो फ्यूचर में होंगे, या वो पास्ट में हुए थे। तो उन्हीं एक्शंस के लिखने के तरीके को हम टेंस कहते हैं। यानी टाइम में जो हमारे एक्शंस हुए, राइट, उन एक्शंस को लिखने के जो तरीका है वो हमारा टेंस हो जाता है ग्रामर के अंदर। तो आप ये बात याद रखेंगे, टेंस का मतलब क्या है कि हम वर्ब को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं इंग्लिश के अंदर, जो हमें बताया कि एक्शन कब का है। कब का है का मतलब क्या वो इस प्रेजेंट मोमेंट में है, या वो आगे फ्यूचर में होगा, या पास्ट में हुआ था। तो यानी हमारे एक्शन को लिखने के तरीके को हम टेंस बोलते हैं। अब आपको पता है हमने टाइम को 3 फेज में बांटा हुआ है। पहला तो होता है हमारा पास्ट, फिर आएगा प्रेजेंट, यानी अभी जिस मोमेंट में हम पढ़ रहे हैं, या फिर अभी जिस मोमेंट की बात करें उसको हम प्रेजेंट बोलते हैं। फ्यूचर, फ्यूचर हमेशा आने वाले टाइम के लिए बात करी जाती है। अब पास्ट में देखिए, एक इंग्लिश में आप जैसे ही कोई पढ़ते हैं सेंटेंस, या फिर आप कोई बुक पढ़ते हो, या फिर कुछ भी आप रीड करते हो, तो आपको एक कॉमन आइडिया हो जाता है कि ये पास्ट की बात हो रहा है। कैसे? उन घटनाओं को लेकर या कुछ ऐसे पर्टिकुलर वर्ड से आप पता कर लेते हैं कि पास्ट की बात हो रही है। जब आपको पता चलता है ये पास्ट की बात हो रही है, तो फिर हम बात करते हैं स्ट्रक्चर पे। यानी जो हमने अपने थ्योरी पार्ट में सीखा है कि अगर हम पास्ट के सेंटेंस को डील करें तो उसमें वर्ब का स्ट्रक्चर क्या होगा। अगर हमारा सेंटेंस प्रेजेंट का है, प्रेजेंट के सेंटेंस के अंदर वर्ब का स्ट्रक्चर क्या होगा। अगर फ्यूचर का सेंटेंस है उसमें वर्ब का स्ट्रक्चर क्या होगा। यानी टेंस हमारा डील करेगा पास्ट से, प्रेजेंट से, फ्यूचर से, और इन सब में इनके वर्ब के स्ट्रक्चर से। तो हमें इस बारे में ध्यान रखना है पूरे सेंटेंस को पढ़ते समय कि बात कब की गई है। अगर बात पास्ट की गई है तो जो वर्ब का स्ट्रक्चर है क्या वो ठीक है। अगर वो ठीक है तो हमारा टेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर बात पास्ट की गई है, उसके अंदर प्रेजेंट का स्ट्रक्चर है या जो वर्ब का स्ट्रक्चर होना चाहिए वो गलत है, तो यहाँ पर हमारे को एरर होगा, उसको हमें करेक्ट करना है। राइट, तो आप टेंस से इस बात को समझे। अब मैंने आपको बताया कि टेंस में वर्ब के स्ट्रक्चर के बारे में बात होती है, यानी आपको थोड़ी बहुत पहले से नॉलेज वर्ब के बारे में पता होनी चाहिए। अब वर्ब के बारे में नॉलेज क्या होना चाहिए? पहले वर्ब की फॉर्म्स पता होना चाहिए। फर्स्ट फॉर्म वर्ब क्या होती है, सेकंड फॉर्म वर्ब क्या होती है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होती है। यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को हम प्रेजेंट फॉर्म बोल देते हैं, सेकंड फॉर्म को पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब बोलते हैं, और थर्ड को हम पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं, यानी पास्ट पार्टिसिपल। अब आपको पता होना चाहिए स्ट्रक्चर में कि पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म कहाँ पर यूज होती है। ये परफेक्ट टेंसेस में यूज करते हैं हम, राइट। ये मैं पास्ट सिंपल टेंस में यूज करता हूँ, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ PS पास्ट सिंपल, और ये प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को, राइट। परफेक्ट फॉर्म चाहे वो पास्ट का हो, प्रेजेंट का हो, हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। अब इससे पहले आपको थोड़ी सी और नॉलेज होनी चाहिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में। अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या है? यानी सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब होगी। देखिए, वर्ब किस किस पे डिपेंड करती है? सब्जेक्ट पे डिपेंड करती है और टाइम पे डिपेंड करती है। वर्ब के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट नहीं चलेगा, वर्ब के अकॉर्डिंग टाइम नहीं चलेगा, टाइम के अकॉर्डिंग वर्ब चलेगी, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब चलेगा। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगी, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल होगी। इस बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए, राइट। तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। आपको टाइम के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, वर्ब के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, और ये किस तरीके से एक दूसरे को रिलेट करते हैं इस बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। तब आपको इसके बारे में जानकारी होगी, आप अपने क्वेश्चंस को इजीली बना पाएंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक क्वेश्चंस को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। एक एक क्वेश्चन को जाएंगे, उसके कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, देन उसके बाद हम आगे मूव ऑन करेंगे, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, आशुतोष हैड ऑक्यूपाइंग दिस हाउस फॉर ओवर 25 ईयर्स। तो आशुतोष ने ये जो घर है ना पिछले 25 साल से ऑक्यूपाई करके रखा है। अब जाहिर सी बात है, यानी 25 ईयर से लेके अभी तक की बात हो रही है, और एंड हैज नो इंटेंशन ऑफ वेकेटिंग इट नाउ, यानी अभी भी इसको खाली करने का कोई इंटेंशन नहीं है। अब देखिए, हेड के साथ हमने वर्ब की ING फॉर्म लगा रखी है। क्या ये सही फॉर्म है वर्ब को लिखने का?
इस पे अब हम बात करते हैं। देखिए अगर हम यहाँ पर पास्ट या परफेक्ट टेंस की बात कर रहे होते तो हैड के साथ, या फिर आप अगर दो तरीके होते हैं, या तो हैड के साथ आप वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते। अगर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात कर रहे होते तो हैड के साथ बीन लगाते, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म आप वर्ब को आईएनजी फॉर्म लगाते, वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाते। एक तो ये तरीका है। सी, लेकिन यहाँ पर हम पास्ट से लेके प्रेजेंट मूवमेंट तक की बात कर रहे हैं, तो ये जो इस तरीके की जो स्ट्रक्चर होता है ना, ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखा जाता है। अगर परफेक्ट टेंस में लिखा जाता है तो परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, हैज या फिर हैव और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैज कब आता है, जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो, और हैव कब आता है, जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो, राइट। उसके साथ जो वर्ब होगी उसकी थर्ड फॉर्म आएगी। तो इसमें देखते हैं, अब देखिए अब ये परफेक्ट है। अब लेकिन इसमें एक और आगे की बात करिए, हैज नो इंटेंशन ऑफ वेकेटिंग नाउ। आगे इसको पढ़िए कि यानी ये अभी भी इसे खाली नहीं करना चाहता, यानी ये इवेंट होता चला आ रहा है। अगर ये इवेंट होता चला आ रहा है तो इसको हम परफेक्ट कंटिन्यूअस में लिखेंगे, परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब परफेक्ट कंटिन्यूअस का क्या मेथड होता है, हैज, हैव, बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, राइट। तो हमारा डी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, शी ऑलवेज बिहेव एज इफ शी हैज नॉट केयर एट ऑल अबाउट माई फीलिंग्स। शी ऑलवेज बिहेव्स, वो कैसे बिहेव करती है, जैसे एज इफ शी हैज नॉट केयर, इफ शी हैज नॉट केयर एट ऑल अबाउट माई फीलिंग्स। तो हमें ये देखना है क्या ये हमारा सही स्ट्रक्चर है, और आपके ऑप्शन सही है, एज दो शी विल नॉट, एज शी डज नॉट, एज फार शी डज नॉट, या फिर लाइक इफ शी डज नॉट। तो देखिए यहाँ पर हम चेंज नहीं करेंगे, हम एज में ही आंसर रखेंगे। लेकिन यहाँ पर लिखा है एज शी हैज नॉट, तो हैज नॉट नहीं होता, यहाँ पर जो सही होगा डज नॉट, राइट। तो एज शी डज नॉट, राइट, एज शी डज नॉट। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, he has even venturing into areas which he had shunned, right, he has even venturing, right, into areas। तो has के बाद आपने क्या लिखा, even, has even venturing, तो has even been आएगा, राइट। अगर आप venturing into लिखेंगे तो has plus been, ये हमारा present perfect continuous बनेगा। Now I shall not forgive you, मैं आपको माफ नहीं करूंगा, for having broke your promise। तो having के साथ जब भी आप लिखेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, राइट। तो having broken आएगा या फिर having breaking up आएगा। तो अगर आप सही है, मैंने आपको बताया having के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं, तो बी इज द राइट आंसर, फॉर हैविंग ब्रोकन, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, शी हैज बीन वेंचरिंग इनटू एरियाज व्हिच शी हैड ऑलवेज अवॉइडेड इन द पास्ट। नाउ यहाँ पर क्या है, हैज बीइंग, BING, लेकिन अब आपको पता है इसका सही आंसर क्या होगा, ए इज द राइट आंसर, क्योंकि ऑलरेडी ऐसा क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, Our job was to sort their help। हमारी जॉब क्या है, Our job was to sort their help। sort का मतलब solve का ही है, right, solve का form of verb है, their help without exhibiting our ignorance, right। तो अब यहाँ पर देखिए seek होगा, seek their help होगा, sort होगा या seek होगा या seeking होगा। अगर आप देखें to के साथ जो होता है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, यानी इंडेफिनिट फॉर्म होती है, तो यहाँ पर सॉर्ट नहीं होगा, राइट, दैम नहीं आएगा। देखिए यहाँ पर हेल्प किसकी की जा रही है, उनकी, तो दैम नहीं होगा, देयर हेल्प होगा, राइट। तो दैम नहीं होगा, सीकिंग नहीं होगा, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा, सीक देयर हेल्प होगा, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, थ्रू अ fortuitous circumstance राखी मीट हर चाइल्डहुड फ्रेंड ऑन द बस इन विच शी वॉज ट्रेवलिंग। तो ये पास्ट की बात हो रही है, राखी मेट हर चाइल्डहुड फ्रेंड, तो राखी अपने चाइल्डहुड फ्रेंड से मिली थी, ऑन द बस इन विच, अब कौन सी बस में, जिसमें वो ट्रैवल कर रही थी। तो ये बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है, इसमें कोई गर नहीं है। शी वर नहीं होगा, जाहिर सी बात है, शी सिंगुलर है तो वर नहीं आएगा। शी हैज ट्रैवलिंग, कोई सेंस नहीं बनता है। शी डिड ट्रैवल, ये नहीं बनेगा, राइट, क्योंकि ये उस पर्टिकुलर मोमेंट की बात हो रही है जिस बस में वो ट्रैवल कर रही थी, उस वक्त ये लोग मिले थे। शी वॉज ट्रेवल्ड, पैसिव फॉर्म में नहीं होगा, ये पैसिव फॉर्म है, वॉज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट। सो नो करेक्शन इज रिक्वायर्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, मेकिंग गुड स्कूल एजुकेशन अ रियलिटी, राइट, मेकिंग अ गुड स्कूल एजुकेशन अ रियलिटी वुड रिक्वायर मेजर चेंजेस। क्या रिक्वायर होती है, वुड रिक्वायर मेजर चेंजेस
इन एग्जिस्टिंग स्कूल सिस्टम विद एक्सपेंशन एट बोथ सेकेंडरी एंड एलिमेंट्री लेवल। तो इस सेंटेंस को आप समझिए, मेकिंग गुड स्कूल एजुकेशन, राइट, गुड स्कूल एजुकेशन अ रियलिटी, राइट, वुड रिक्वायर, क्या रिक्वायरमेंट होती है अच्छे स्कूल एजुकेशन के लिए, मेजर चेंजेस किस में करना, जो हमारे एग्जिस्टिंग स्कूल सिस्टम है अब उसमें एक्सपेंशन करेंगे हम सेकेंडरी और एलिमेंट्री लेवल्स में। सो वुड शुड रिक्वायर्स होगा। अब देखिए मोडाइल जो होता है ना, जब भी आप मोडाइल्स लिखते हो उनके साथ जो वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो आती है, वर्ब की ईएस या एस फॉर्म नहीं आती है, तो ये गलत हो जाएगा। वुड रिक्वायर्स नहीं होगा, शुड रिक्वायर्स नहीं होगा, मस्ट रिक्वायर्स नहीं होगा। अगर यहाँ पर रिक्वायर्स होता तब ये ठीक हो जाता, लेकिन यहाँ पर रिक्वायर है इसलिए गलत हो जाएगा, तो नो करेक्शन इज रिक्वायर्ड, राइट। तो इसका जो सही आंसर होगा ये वुड रिक्वायर, क्योंकि यहाँ पर मोडाल दिया है और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिए, ये बिल्कुल सही है, नो करेक्शन रिक्वायर्ड, सो ई इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, राकेश अ एविड फुटबॉल प्लेयर हु कैप्टेन्ड हिज टीम इन स्कूल एंड कॉलेज। तो राकेश के बारे में हो रही है हु कैप्टेन्ड, यानी पास्ट टेंस, जो जिसने अपने स्कूल की टीम की कप्तानी की थी, राइट, विल इनॉग्रेट द मैच टुमारो इन पुणे। तो वो क्या करेगा, मैच को इनॉग्रेट करेगा। तो विल के साथ हमेशा हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखते हैं, विल इनॉग्रेट, ये बिल्कुल सही स्ट्रक्चर है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। विल भी इनॉग्रेट नहीं होता, इज इनॉग्रेशन नहीं होगा, क्योंकि वो आगे करेगा ना, कल की बात हो रही है तो पास्ट की बात करेगा, इज नहीं आएगा, इज भी नहीं आएगा। विल के साथ इनॉग्रेटिंग नहीं आएगा, विल के साथ फर्स्ट की फॉर्म होती है, नो करेक्शन इज रिक्वायर्ड, ये राइट आंसर है। नाउ हैविंग फेल्ड टू गॉट गुड रिजल्ट्स इन हर फर्स्ट अटेम्प्ट शी डिड नॉट ट्राई अगेन। तो उसको यानी उसको पहले ही अटेम्प्ट में उसके रिजल्ट अच्छे नहीं मिले, तो उसने आगे भी कोई अटेम्प्ट ट्राई नहीं किया, शी डिड नॉट ट्राई अगेन, आगे उसने कोई ट्राई नहीं किया। अब जरा ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 10 को। अब इसमें एक स्ट्रक्चर आया है टू के बाद आया गॉट, राइट, ये गेट की सेकेंड फॉर्म होती है, गेट फर्स्ट फॉर्म होती है, राइट, V1, और ये है V2। ये गलत होता है, जब भी आप टू के साथ लिखेंगे तो टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, राइट, तो टू के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो हैविंग टू गॉट नहीं आएगा, बी पार्ट में एरर है, यहाँ पर आ जाएगा गेट, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, अरुण's फादर हैज बीन इल सिंस लास्ट ईयर। तो अरुण के फादर कब से बीमार है, लास्ट ईयर से, एंड अरुण हैज स्पेंट हिज एंटायर सेविंग्स ऑन हिज ट्रीटमेंट। तो अरुण ने क्या कर दिया, अपनी जितनी भी उनकी सेविंग्स थी, जो भी उसकी बचत थी, उसने सारी खर्च कर दी उनके ट्रीटमेंट के ऊपर। तो देखिए अरुण के फादर जो हैं वो पिछले साल से बीमार हैं और अरुण ने अपना सारा पैसा खर्च कर दिया उनके ट्रीटमेंट पे। तो हैज जब आप लिखते हो, अगर आप परफेक्ट टेंस में लिख रहे हो तो हैज या हैव, मैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात कर रहा हूँ, तो वर्ब की आप थर्ड फॉर्म लिखते हो। वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखते हो, थर्ड फॉर्म, यानी V3 लिखते हो। अगर आप V3 लिखोगे तो जो स्पेंड है ना, ये V2 फॉर्म होती है, यहाँ पर आ जाएगा स्पेंट, SPNT। तो सी पार्ट में एरर है, इसे आप ठीक करेंगे, यहाँ पर आएगा स्पेंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, द प्रिंसिपल इंट्रोड्यूसिंग मी टू समवन ऑफ हर टीचिंग स्टाफ। अब देखिए प्रिंसिपल ने मुझे इंट्रोड्यूस करा, किसके लिए, उनके जो टीचिंग स्टाफ है उनमें से, तो इंट्रोड्यूसिंग में नहीं होगा। या फिर देखिए इंट्रोड्यूसिंग जब आप लिखते हो ना वर्ब की ENG फॉर्म, राइट, ये प्रेजेंट में अगर आप लिखोगे इसको तो इज एम आर, यानी ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में लिखोगे तो इज एम आर के साथ आएगा। अगर पास्ट में लिखोगे तो वॉज और वर के साथ आएगा। अगर परफेक्ट कंटिन्यूअस में लिखोगे हैज, हैव, बीन, इसके बाद आएगा हैज, हैव के बाद आएगा बीन प्लस वर्ब की ING फॉर्म, हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की ING फॉर्म। तो ये 4 तरीके मैंने आपको बता दिए ING फॉर्म को लिखने के। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या यहाँ पर इज आएगा, तो ये गलत हो जाएगा, यहाँ पर इंट्रोड्यूस्ड लिखना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, इंट्रोड्यूस्ड, बी इज द राइट आंसर। तो यहाँ पर हमें क्या लिखना पड़ेगा, इंट्रोड्यूस्ड, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, एज सून एज आई गेटिंग माई फर्स्ट सैलरी, अगेन as soon as I getting my first salary, right। अब किसकी बात हो रही है, जैसे ही मेरे को पहली सैलरी मिलेगी, राइट, I spent all my money, I spent all my money, तो वो बोल रहा है कि मैं अपनी सारी मनी खर्च कर दूंगा, राइट। तो यहाँ पर spent को देखिए, I spent my all my money, और यहाँ पर getting को देखिए,
तो यहाँ पर जो गेटिंग है ना, as soon as I getting, तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। ये बोल रहा है कि जैसे मुझे मेरी सारी सैलरी मिलेगी मैं उसको सबका खर्च कर दूंगा, तो गेटिंग नहीं होगा, as soon as I got, राइट। मैंने आपको गेटिंग को लेकर बता दिया था, तो बी पार्ट में एरर है, गॉट आएगा, राइट। सिंस द ट्रिप टू होम वॉज एक्सपेंसिव, ट्रिप टू होम जो घर जाने की जो ट्रिप थी वो बहुत महंगी थी, बिकॉज द ट्रिप टू होम वॉज एक्सपेंसिव, आई डिड नॉट वेंट होम ड्यूरिंग द हॉलीडेज, तो इसीलिए मैं घर नहीं जाता हूं। तो डिड, जब आप डिड के साथ कोई भी वर्ब लिखते हो तो डिड के साथ वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, लेकिन यहाँ डिड के साथ कौन सी फॉर्म आई है, वेंट, राइट, गो वेंट गोन, तो ये वेंट गलत हो जाएगा, यहाँ पर आएगा आई डिड नॉट गो, राइट। सो सी पार्ट में एरर, इसको आप टिक करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, she still has not sell the house, right, she still has not sell the house since the buyers went back on their words and pulled out of the deal, right। अगर यहाँ पर देखें she still has not, अब has आया है, राइट। हैज के साथ क्या आएगा, मैंने आपको बताया था हैज हैव अगर आप लिखते हो तो इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो सेल नहीं होगा, सी स्टिल हैज नॉट सोल्ड, राइट, तो सोल्ड हो जाता है वर्ब की थर्ड फॉर्म हैज के साथ, याद रखेंगे। ए पार्ट में एरर है, इसको आप ठीक करेंगे। नाउ द सीईओ ऑफ द कंपनी हैड गोन, अब हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, राइट, ये बिल्कुल ठीक स्ट्रक्चर है, बी सही है, द सीईओ ऑफ द कंपनी सही है। ऑन एन ऑफिशियल विजिट बट शी इज कम बैक नाउ, वो अब दोबारा आ चुकी है, तो अब देखिए कम, केम, कम, राइट। अब देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी नाउ, ये जो हो जाएगी कम जो है ना यहाँ पर, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अब इस कम, अगर अब मैं यहाँ पर लिखूं इस प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये हो जाता है पैसिव, यहाँ पर पैसिव नहीं आएगा, राइट, ये हमारा सेंटेंस एक्टिव में ही चाहिए, तो यहाँ पर शी हैज कम बैक नाउ, वो अब दोबारा आ चुकी हैं, तो डी पार्ट में एरर है, इसको हम ठीक करेंगे, राइट। तो बहुत बेसिक से क्वेश्चंस है, इनमें आपको ज्यादा अब ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है या फिर कुछ अलग से एक्सप्लेनेशन मांगा है, बहुत बेसिक से क्वेश्चन है, आपको बस संभल के क्वेश्चंस को अटेंड करना है, आपको देखना है कि ये जो फॉर्म ऑफ द वर्ब है, तो आपको होमवर्क भी लिख लीजिए, फॉर्म्स ऑफ द वर्ब, राइट, वर्ब की जितनी भी फॉर्म होती है वो आपको एक टेबल बनानी है, कैसे बनानी है, 2 + V1, राइट, देन V1 प्लस उसके बाद आएगा V2, तो ये टेबल बनानी चाहिए, V2 V3, उसके बाद VES है या VS है, इसका सिंगुलर प्लूरल भी लिखना है, तो ये टेबल जो है ना आपकी, ये बननी चाहिए कॉपी में, और ये चिपका लीजिए आप जहां भी पढ़ाई करते हैं उसके सामने, ताकि आपको ये डिटेल में याद रहे, क्योंकि जब भी एग्जाम में आएंगे आप तुरंत आपको पता करना है कि यहाँ पर एरर है, यहाँ पर ये फॉर्म चाहिए, वो फॉर्म चाहिए, क्योंकि टेंस में कुछ नहीं है, टेंस तो बस एक स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर के अलावा टेंस और कुछ नहीं मांगता है आपसे, लेकिन आपको पता होना चाहिए, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, द ट्रैफिक सिग्नल्स एट द जंक्शन डिड नॉट वर्क प्रॉपरली इन द मॉर्निंग, राइट, तो जो ट्रैफिक सिग्नल्स हैं जंक्शन पे वो सही तरीके से काम नहीं करते इन सुबह के वक्त, राइट। अगर मैं यहाँ पर अगेन आपको बता देता हूँ डिड, अब डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ये आप गांठ बांध लीजिए या इसको मार्क करके रख लीजिए, यहाँ पर क्या दिया है, वर्कड, तो वर्कड नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा वर्क, डिड नॉट वर्क, तो सी पार्ट में एरर है, इसे आप ठीक करेंगे, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, द स्टेट गवर्नमेंट हैज सेंड रिपोर्ट्स टू द सेंटर ऑन द सिचुएशन, राइट। अब देखिए स्टेट गवर्नमेंट ने रिपोर्ट भेजी सेंटर को, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजी सिचुएशन के ऊपर, तो हैज लिखा है हमने, अब ये हम तीसरी या चौथी बार पढ़ रहे हैं हैज को लेकर, हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, अगर आपको यहाँ पर क्लियर हो सेंड को लेकर, तो सेंड नहीं होता सेंट होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा सेंट, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, मोस्ट बैंक्स डिड नॉट टेकन, अब देखिए मोस्ट बैंक्स डिड नॉट टेकन, राइट, याद रखिएगा, हर प्लान टू सेट अप, अब टू के साथ सेट बिल्कुल सही है, सेट अप अ फैक्ट्री इन द एरिया सीरियसली, अब डिड आ गया अगेन, डिड के साथ मैंने आपको बताया था डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, तो टेक, टुक, टेकन, राइट, तो कैसे याद रखेंगे, टेक,
took और taken, राइट। लेकिन यहाँ पर हमें क्या चाहिए, टेक चाहिए, तो ये गलत है, हम यहाँ पर रखेंगे टेक, राइट। तो मोस्ट बैंक्स डिड नॉट टेक हर प्लान टू सेट अप अ फैक्ट्री इन द एरिया सीरियसली। तो ए पार्ट में एरर है, इसको आप ठीक करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, आई हैव क्रिटिसाइज द रिमार्केबल बुक बिकॉज आई हैव बेनिफिटेड फ्रॉम रीडिंग इट। अब देखिए इस क्वेश्चन को आप समझिए, उसको उस किताब से बेनिफिट हुआ है क्योंकि उसने उसको क्रिटिसाइज किया। अब ये तो गलत है, ये कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है। यहाँ तो या तो बिकॉज गलत हो जाएगा, नहीं तो ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, ए पार्ट में एरर है, इसको ऐसे होना चाहिए था, हैव के साथ क्रिटिसाइज नहीं होता, क्रिटिसाइज्ड होना चाहिए। लेकिन उस अगर आप लिख देंगे कि मैंने एक बुक को क्रिटिसाइज किया था क्योंकि उससे मुझे उससे बेनिफिट हुआ था, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर इस तरीके से लिखा जाएगा, आई हैव नॉट क्रिटिसाइज्ड, क्योंकि हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, राइट। या फिर आप इसको लिख सकते हो, आई डिड नॉट क्रिटिसाइज, राइट। या डिड नॉट क्रिटिसाइज भी लिख सकते हो, या फिर आई हैव प्रेज्ड। अगर इसी का मेरे को पॉजिटिव बनाना है तो आई हैव प्रेज्ड, राइट। हैव के साथ आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी ही है, यानी हैव के साथ आपको, यहाँ पर हमने क्या सीखा, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, राइट। तो ये चीज आप याद रखिएगा परफेक्ट टेंसेस के अंदर। तो ए पार्ट में एरर है, इसे हम ठीक करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, योर डिजायर टू मीट द प्रेसिडेंट विदाउट प्रायर अपॉइंटमेंट कैन नॉट बी फुल। अब देखिए योर डिजायर, अब आपका क्या डिजायर है, टू मीट द प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट से मिलने का जो तुम्हारा डिजायर है ना, वो फुलफिल नहीं हो सकता बिना प्रेयर अपॉइंटमेंट के। तो यहाँ पर जो फुलफिल होगा ना, यहाँ पर ये गलत हो जाएगा, बी आया है, कैन नॉट बी। तो कैन यानी मोडाल, ये पैसिव फॉर्म में है, मोडाल प्लस बी, इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो यहाँ पर मोडाल क्या हो गया, कैन नॉट, राइट। नॉट इसका नेगेटिव है, तो ये मोडाल कैन हो गया, कैन नॉट बी फुलफिल्ड, राइट। तो यहाँ पर फुलफिल नहीं आएगा, फुलफिल्ड होगा, राइट। मैंने बता दिया आपको क्यों एरर होगा, इस तरीके से, राइट। तो डी पार्ट में एरर है, इसको ठीक करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, when I heard this knock, like when I heard his knock, I went to the door and opened it, but I was not recognize him। तो वो बोल रहा है कि जब मैंने उसको नॉक सुना, नॉक का मतलब है खटखटाने की आवाज सुनी थी, मैं डोर पे गया, राइट, एंड ओपन किया, बट आई वॉज नॉट रिकॉग्नाइज। तो वॉज नहीं होगा, आई डिड नॉट रिकॉग्नाइज, क्योंकि रिकॉग्नाइज V1 है, राइट। आई डिड नॉट रिकॉग्नाइज हिम, राइट। तो मैं उसे नहीं याद कर पाया, तो डिड नॉट के साथ V1 होना चाहिए, तो रिकॉग्नाइज सही होगा, डी पार्ट में एरर है, इसको आप ठीक करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, दिस सिचुएशन प्रोबेबली कंट्रीब्यूटिंग टू अ ग्रेट लैक। अब देखिए, दिस सिचुएशन प्रोबेबली कंट्रीब्यूटिंग टू अ ग्रेट लैक ऑफ प्रोटेक्शन फॉर चिल्ड्रन इन द हाउस होल्ड्स। तो ये जो सिचुएशन है, ये क्या कंट्रीब्यूट कर रही है, कंट्रीब्यूटिंग टू अ ग्रेट लैक ऑफ प्रोटेक्शन फॉर चिल्ड्रन इन द हाउस होल्ड। तो यहाँ पर कंट्रीब्यूट होगा। अब ध्यान से देखिए, दिस सिचुएशन की बात हो रही है, तो कंट्रीब्यूटिंग नहीं होगा, यहाँ पर होगा कंट्रीब्यूट्स, राइट। एक नॉर्मल फैक्ट की बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ पर होगा कंट्रीब्यूट्स। तो बी पार्ट में एरर है, इसको आप ठीक करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, आई हैव बीन वर्किंग फॉर टॉम एंड बे फॉर 40 years। तो वो बोल रहा है कि मैं आई हैव बीन वर्किंग फॉर टॉम एंड बे, वो टॉम एंड बे के लिए काम कर रहा है कब से, फॉर 40 years, पिछले 40 साल से, एंड हैज नेवर वंस लेट, और वो कभी भी लेट नहीं हुआ। द फर्म हैज जस्ट प्रेजेंटेड मी अ गोल्ड वॉच एज अ साइन ऑफ एप्रिसिएशन। तो फर्म ने उसको क्या प्रेजेंट किया, गोल्ड वॉच करा एज अ साइन ऑफ एप्रिसिएशन, यानी प्रोत्साहन के तौर पे। तो आप बी पार्ट को देखिए, हैज नेवर के साथ जो स्ट्रक्चर है ना, ये होता है नेवर हैज नेवर बीन। तो ये जो सही स्ट्रक्चर होगा, हैज नेवर बीन लेट, राइट। तो बी पार्ट में एरर है, इसको आप ठीक करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 25, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। Whatever may be the origin of speech, we can be certain that man did not begin. Did not, याद रखिएगा, इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है, और begin जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म है। Man did not begin to fulfill the need to speak until he began। यहाँ पर ठीक है, he began, ये पास्ट की बात हो रहा है, जब तक उसने कम्युनिटीज में रहना शुरू नहीं किया था।
राइट। अंटिल का मतलब, राइट, टिल नॉट तक, अंटिल का मतलब होता है टिल नॉट ही बिगिन टू लिव इन अ कम्युनिटीज। तो यहाँ पर बिगिन ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो स्ट्रक्चर दिया है ना डिड नॉट और बिगिन, ये गलत है। डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो ये बिगिन आएगा, राइट। तो यहाँ पर आपने स्ट्रक्चर को देखा, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग वर्ब को देखा आपने, तो हमारे 25 क्वेश्चंस बिल्कुल हमने कर लिए। और इसका राइट आंसर देख लीजिए बी है, बी पार्ट में एरर है, बिगिन आ जाएगा बिगन की जगह, राइट। सी, टेंस के अंदर जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत इजी होते हैं क्योंकि वो स्ट्रक्चर से रिलेटेड होते हैं। आपको स्ट्रक्चर याद होना चाहिए और उससे ज्यादा आपको वर्ब के फॉर्म्स याद होना चाहिए कि फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, सेकंड फॉर्म क्या होती है, थर्ड फॉर्म क्या होती है। अगर इसमें कंफ्यूजन रहेगा आपको तो आपके क्वेश्चंस में एरर होने के चांसेस हैं। कंफ्यूजन को दूर करने से पहले मैंने आपको बता दिया, आपको टेबल बनानी है, उसमें 2+V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और वर्ब की एस और ईएस फॉर्म। एस और ईएस फॉर्म इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि जब आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में डिस्कस करते हो तो सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो उसमें एस या ईएस फॉर्म आएगा, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो उसमें उसकी सिंपल प्लूरल फॉर्म आएगी। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको वर्ब की फॉर्म यूज करनी है, टाइम के अकॉर्डिंग आपको फॉर्म जो है वर्ब की फॉर्म यूज करनी है। देखिए टेंस कुछ नहीं है, टेंस सिर्फ एक स्ट्रक्चर है, एक रेगुलेशन है वर्ब को आप किस तरीके से टाइम के अकॉर्डिंग लिख पाते हो। जब आपको पता रहेगा कि वर्ब पास्ट में कैसे लिखी जाती है, प्रेजेंट में कैसे लिखी जाती है और इनके जो सब टॉपिक है जैसे फॉर एग्जांपल पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, इनमें कैसे लिखी जाती है तो आपको टेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, राइट। तो अभी हमने 25 क्वेश्चन डिस्कस किए, इसके साथ हमने कुछ कॉन्सेप्ट सीखे, आगे भी हम आगे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, उनके साथ और कॉन्सेप्ट सीखेंगे। तब तक के लिए आप अपने थ्योरी को रिवाइज करिए, इन क्वेश्चंस 25 क्वेश्चंस को खुद से प्रैक्टिस करिए, रिवीजन करिए मल्टीपल टाइम। जब तक आप उसको प्रैक्टिस करेंगे, रिवाइज करते रहेंगे स्ट्रक्चर को, आपको इजी हो जाएगा। और 10 से पहले आपको वर्ब पढ़ लेना है, वर्ब के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको सारी पता होना चाहिए, उसके क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर लेना है क्योंकि वर्ब अपने आप में नहीं है, वर्ब का यूज है, वॉइस में भी यूज है, सब्जेक्ट एग्रीमेंट में भी यूज है, वर्ब का टेंसेस में भी यूज है। तो वर्ब को अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, फॉर्म पढ़ लीजिए, उसके बाद हम आगे के लेक्चर्स में और भी अच्छे सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, उनके थ्रू और भी क्वेश्चंस को और कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे। तो आज की क्लास को हम यही रोकते हैं। थैंक यू सो मच।